स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और उसके प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने ली थी। और उसी सीरीज में हमने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है ये दो प्रकार होता है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वीडियो देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करने वाला है न्यूट्रिएंट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होते हैं चार टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, वाटर, मिनरल। ठीक है, अब बात आती है कि इन न्यूट्रिएंट्स को किस बेस पे बांटा जाए। तो इनको हम दो प्रकार से क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड करने का मतलब, एक हम इनके वर्क कि इनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमारे बॉडी में किस तरह कार्य करते हैं, उनके बेस पे बांटा गया है। और एक इनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पे बांटा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क के आधार पर कैसे हम न्यूट्रिएंट को बांट सकते हैं। इट मीन्स कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं न्यूट्रिएंट हम लोग क्या करते हैं अपने बॉडी के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट या बैलेंस डाइट या कंप्लीटली न्यूट्रिएंट फूड का यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी एनर्जी की प्रोवाइड यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के माध्यम से कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा वर्क होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त करने का, एनर्जी प्रोवाइड करने का, ये हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के माध्यम से मिलता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ग्रोथ, क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमारा नेचर है ग्रोथ करने का, तभी हमें क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है। तो बॉडी ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। थर्ड टॉपिक आपका आता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर आता है। क्या था? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। इस मेटाबॉलिक रेगुलेटर के अंदर विटामिन, वाटर एंड मिनरल भी आते हैं। एंड लास्ट आपका आता है जेनेटिक कैरियर, आरएनए, डीएनए वगैरह वगैरह। तो इन चार वर्क हमारे बॉडी में बहुत ही इसेंशियल है और इन इसेंशियल वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मैंने केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बताया है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो में आता है जो मैक्सिमम हैवी मॉलिक्यूलर वेट के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको रखा गया है। एंड माइक्रो में आपको पता होगा विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर जो कि 5-6 न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनके क्लासीफाइड किया गया। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार और देख लेंगे और उसे नोट कर लेंगे। ठीक। अब हम इसकी थोड़ा डिटेलिंग पीछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एनर्जी प्रोवाइडर। एनर्जी प्रोवाइडर में हमें कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी प्रोवाइडर। तो एनर्जी प्रोवाइडर में सबसे दो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारा करता है रोल। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो हमारा फैट होता है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसी नेचर के नाते कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड। क्यों? क्योंकि ये कम समय के अंदर आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट जो होता है काफ़ी टाइम लेता है एनर्जी प्रोवाइड और ये लेंदी वर्क गैप हमको प्रोवाइड करता है कि हम भोजन ना करें। ठीक है। तो इस तरह एनर्जी प्रोवाइड दो है, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इनमें पर्टिकुलर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन होता है। हम केमिकल कंपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर क्या होता है, ग्लूकोज को बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ का मतलब क्या है? तो बॉडी ग्रोथ मैंने बताया आपको प्रोटीन से हमारा मतलब होता है। अभी जो प्रोटीन है इसको हम लोग ग्रोइंग कंपोनेंट बोलते हैं। अब इस ग्रोइंग कंपोनेंट में आपके 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन का हम लोग ग्रोथ फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रोथ फैक्टर। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ फैक्टर किसे बोलते हैं बॉडी का? तो नाइट्रोजन को बोलते हैं। प्रोटीन किस में हेल्प करता है? तो टिश्यू को बनाने में नाइट्रोजन हेल्पर की तरह काम आता है, यानी कि हेल्प करता है
ठीक है। और सेकंड चीज़ था कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत भर भर के कितना परसेंट भैया 78% है अप्रॉक्सीमेट। तो क्यों ना हम इतना नाइट्रोजन यूज करके अपने बॉडी को मसल्स युक्त बना ले। बट ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी नाइट्रोजन नहीं बनाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारी बॉडी नाइट्रोजन नहीं बनाती है क्योंकि इन्वायरमेंट में उपलब्ध प्रेजेंट नाइट्रोजन को हम यूज नहीं करते, या हम हो गए या पौधे हो गए यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया, हमने लिखा है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन N2 का यूज पौधे अपने ग्रोथ में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर नाइट्रोजन होता है, जबकि हमें क्या चाहिए? मिक्स्ड नाइट्रोजन की हैबिट है। इसको हम लोग जानते हैं अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा प्रोसेसिंग वर्किंग देखते हैं कैसे प्रोटीन प्रिपेयर होता है। तो अमीनो एसिड के फार्मूला को पता होगा कि कार्बन के चारों बॉन्ड NH2 एथाइल एंड मेथाइल कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। और यही जो मोनोमर यहाँ पर आपको दिया गया है, यही आपस में कॉन्जुगेट हो करके सिंथेसिस हो करके हेलिकल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले एमिनो एसिड से बनता है पेप्टोन, और पेप्टोन से बनता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। प्रकार हमारा प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के प्रिपेयर हो जाने से देखिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी बनता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है प्रोटीन के यूज का और प्रोटीन के फॉर्मेशन का। पर क्वेश्चन तो ये आता है बंदो कि अमीनो एसिड कैसे बनता है, ये कहाँ से मिलेगा हमको। कुछ लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं, आते हैं मसल्स बनाने के चक्कर में पाउडर खाते हैं प्रोटीन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि द स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं क्या भैया? हिस्टोलॉजी के नाम से जानता है। तब इससे की बात कर रहा था अमीनो एसिड कैसे बनता है। तो अमीनो एसिड यार हम नहीं बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। ठीक है। पौधों में उनकी भी एक कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी पौधे बनाते हैं? लिग्मेनिस। देखिए यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, यानी जो हमारे दलहनी पौधे होते हैं इसको हम लोग को बोलते हैं लिग्मिनस फैमिली। लिग्मिनस फैमिली के जो भी पौधे होते हैं, जो हम दो बीजपात्री बोलते हैं, दाल हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब के जो भी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन का यूज नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, और इसे सॉइल के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से बनाया जाता है। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो इसमें जो दलहनी पौधे होते हैं इनके जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, यानी कि राइजोबियम नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और उस राइजोबियम में पाया जाता है कास्ट्रोडियम नाम का बैक्टीरिया, जो क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है और पौधों में फिक्स कर देता है। तभी हम लोग कहते हैं दाल में मैक्सिमम प्रोटीन होती है, अंडे में मैक्सिमम प्रोटीन होती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कास्ट्रोडियम नाम का बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम में पाया जाता है, और ये राइजोबियम के माध्यम से ही पौधे जो होते हैं, कौन से पौधे? लिग्मिनियस फैमिली के पौधे जो होते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं इन्वायरमेंट से ले करके। तो इतनी बातों को आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखनी है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका आता है मेटाबॉलिज्म, इतनी उपापचय बोलते हैं इसको हिंदी में। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये हमारी बॉडी की कंप्लीटली जो सिंथेसिस हो गया, ब्रेक हो गया, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल में रेगुलेट करना। अब इस रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है भैया? तो सबसे पहले तो जानेंगे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं आपके, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़े बड़े कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, इनको ब्रेक करता है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसिस हो करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में स्टोर होता है। ठीक है। अब बात आती है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? कैटाबॉलिज्म में भैया एनर्जी रिलीज होती है। देखिए कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चा? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी कारण से एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर किसे बोलते हैं? तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो हमारे होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। कौन होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स प्लस वाटर। ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट का मतलब ये होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
केवल रेगुलेट करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक कैरियर। जेनेटिक कैरियर मैंने बताया दो होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है। जेनेटिक कैरियर का मतलब ये होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हमारे पिताजी से हमको मिला है, हमको हमारे बच्चे को मिलेगा। तो ये जो जेनेटिक कैरियर होते हैं इनको बोलते हैं डीएनए, आरएनए के नाम से हम लोग जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म पता होगा आपको, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा बड़ा क्वेश्चन तो ये आता कि जो यहाँ पर लिखा गया डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, ये किस प्रकार के शुगर होते हैं? तो इनको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डीएनए आरएनए वर्क कैसे करता है। तो डीएनए आरएनए से मिलकर हमारे बनते हैं जीन, और डीएनए आरएनए कैसे बनता है? क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। किससे बनता है? क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। अब कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमारे इस ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीन, जीन से आपका डीएनए, डीएनए किससे बना? क्रोमोसोम से बना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारी पूरी बॉडी में जेनेटिक कैरियर का। क्या? जेनेटिक कैरियर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जीन वर्ड की खोज किसने की थी? तो जीन वर्ड की खोज जॉर्ज जे मेंडल ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज जे मेंडल। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? मेंडल, जॉर्ज जे मेंडल, जिन्होंने मटर की एक्सपेरिमेंट किया था, 2-3 क्रॉस करवाए थे, फर्स्ट का सेकंड का, तो उसी के बिहाफ पर उन्होंने जीन्स की खोज की थी। सेकंड आता है कि इस शब्द का सबसे पहले यूज किया कौन किया? तो भाई जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीन शब्द का यूज किया था। देखो मेंडल ने तो खोज की थी, पर उन्होंने जीन का वर्ड नहीं दिया था, उन्होंने खुद खोज की थी। पर नाम किसने दिया? सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया था? जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेस्ड ऑन वर्क, वर्क के आधार पर, यूज के आधार पर जो मैंने 4 प्रकार, एनर्जी प्रोवाइडर एंड ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथिंग फैक्टर, सेकेंड मेटाबॉलिक एंड द जेनेटिक कैरियर, 4 प्रकार के आपको वर्क के आधार पर आपको मैंने फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द विटामिन मिनरल्स के क्या क्या यूज हमारे बॉडी में होते हैं, क्या उनका फैक्टर होता है, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकेंड हमारा आता है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो मैंने आपको बताया कि इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो में वो आता है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके प्रोटीन हो गए, फैट हो गई, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? काफ़ी बड़े अणुभार के होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। और रियलिटी की बात ये होती है बच्चों कि ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में इसी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है इसी की होती है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी को कैसे प्राप्त करना है, उसके बीच में जो हेल्पर का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिचौलिया बोलते हैं, हिंदी शुद्ध भाषा में बिचौलिया बोलते हैं। वो बिचौलिया हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, और एक चीज़ आप ये भी जानिए क्या, कि हमारे बॉडी में सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही डाइजेशन होता है, और आपके विटामिन, मिनरल्स, वाटर का डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल एक कैटालिस्ट की भूमिका अदा करते हैं। इससे कारण इसको रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा मैंने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन विथ हेल्प, किसकी हेल्प से? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इसी कारण कहा जाता है कि अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, विटामिन की, मिनरल्स की, वाटर की, तो हमें डिफरेंट प्रकार के डिसीज या छोटे मोटे रोग पकड़ लेते हैं। तो रीजन यही होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, पर इनकी थोड़ी कमी होने के नाते वो चीज़ें कहीं लीक हो जाती है, कुछ गैस निकल गया, कुछ हमें कोई हो गया वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप के वो रोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनका ये आपका फंडामेंटल रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का पाचन विटामिन, मिनरल्स की सहायता से ही होता है। तो इतना चीज़ें आपको आई होप की क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, जिससे लगी हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, यानी जहाँ भी जीएस वर्ड आता है वहाँ की बायोलॉजी में ये जो मैंने मैटर आपको दिए हैं, उस अगर कॉन्फिडेंट आपके लिए है, प्रॉफिटेबल आपके लिए है, तो यार वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी आपके साथ पार्टी हैं, भाई बंधु हैं, क्या बोलते हैं, भाई बंधु हैं, बंदियां भी हैं, तो उनको भी भेजिए भाई, और सब्सक्राइब कराइए यार। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है, और आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से वी आर रिक्वेस्टेड टू दैट प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।